गुड मॉर्निंग बॉयज। आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसका नाम सुनते ही अचानक दिमाग में एक भैसा उत्पन्न होता है। भू माने पृथ्वी और कंपन अर्थात पृथ्वी का हिलना या कंपन करना। पृथ्वी के धरातल पर जो घटनाएं होती हैं उसमें दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। एक होती है बाह्य शक्तियां और एक होती है आंतरिक शक्तियां, जिसको अंतर्जात बल भी कहते हैं और बाहरी शक्तियों को बहिर्जात बल भी कहते हैं जिनके कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। धरातल को प्रभावित करने वाली शक्तियों तथा घटनाओं में भूकंप एक महत्वपूर्ण अंतर्जात आकस्मिक प्रक्रिया है। अंतर्जात का मतलब है आंतरिक बल है और ये एक आकस्मिक प्रक्रिया है। यह अचानक घटित होती है, इसका कोई समय और का पता नहीं रहता है, कभी भी ये हो सकती है। शाब्दिक अर्थ में देखे हैं तो पृथ्वी का कांपना हिलना, इसके बल के कारण पृथ्वी हिलती है या कंपन करती है। इस संदर्भ में कई विद्वानों ने भूकंप की परिभाषा दी है जो अलग अलग प्रकार से दी है। 1933 में सर्वप्रथम मैसेलबेन ने भूकंप की परिभाषा दी थी। उन्होंने बताया कि भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है। भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक विक्षोभ द्वारा उत्पन्न होती है। ये एक कंपन और लहर है या अथवा लहर है। ये पृथ्वी के धरातल के नीचे उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसका प्रभाव धरातल के ऊपर होता है। तो ये पृथ्वी के धरातल के नीचे और ऊपर जो चट्टानें लचीले हैं उनमें और गुरुत्वाकर्षण की स्थिति के कारण अचानक इसमें ये बल उत्पन्न होता है जिससे भूकंप आता है। सेकंड जो परिभाषा दी है मॉन्कहाउस ने, उन्होंने बताया कि भूपटल की शैलों में संचलन अर्थात भूपटल की जितने भी चट्टानें रॉक्स हैं उनमें मूवमेंट या समायोजन एडजस्टमेंट होना, आपस में एक दूसरे की खिसकना या की प्रक्रिया द्वारा बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाले प्रत्येक प्रघाती तरंगों के संचार को भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो इसमें तरंगें चलती हैं जिसको हम PSL तरंगों के नाम से जाते हैं। प्राथमिक तरंगें होती हैं, द्वितीयक होती हैं और गौण तरंगें होती हैं या धरातलीय तरंगे। तो ये उन्होंने ये बताया कि ये प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगों के संचार को भूकंप कहते हैं। थर्ड जो परिभाषा दी है होम्स ने, ये 1969 में दी उन्होंने कहा कि भूगर्भिक शैलों के विक्षोभों से उठने वाली लहरदार कंपन को भूकंप की संज्ञा दी जाती है। भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ, जो भूगर्भ के अंदर जो शैलें हैं उनमें जो विक्षोभ होता है और उनसे जो उठने वाली जो कंपन है या जो लहर है उसको भूकंप कहते हैं। सैलिसबरी ने कहा कि मानव से असंबंधित क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होने वाली धरातलीय कंपन भूकंप है। उदाहरण के तौर पर कि मानव से असंबंधित क्रियाओं जैसे तालाबों में जिस प्रकार जैसे तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंक देते हैं तो चारों तरफ उसमें लहरें उठती हैं, तो उसी प्रकार भूकंप भी है। इसी प्रकार इसकी जो कंपन या इसकी जो तरंगें हैं वो चलती हैं। स्टालर ने दिया कि भूकंप भूतलीय धरातल का कंपन है, कि भूकंप भूतल के धरातल का कंपन है जिसका विस्तार क्षणिक बहुत कम समय में कंपन से प्रचंड कंपन तक होता है। हम लोग कि छोटे कंपन से लेकर के और बड़े कंपन तक होता है जिससे पृथ्वी हिलती है। तो यह इन विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है।
अब लेते हैं कि उन्होंने ये स्टालिन ने ये भी कहा कि भूकंप विज्ञान से भूकंप की उत्पत्ति और भूगर्भिक शैलों की रचना का पर्याप्त ज्ञान होता है, कि जब भूकंप आता है तो हमें पृथ्वी की जो जो भूगर्भिक शैलें हैं उनकी रचना किस प्रकार हुई है उसका ज्ञान होता है। इसके बाद मेरा लेड से हम जडसन ने कि भूकंप का प्रमुख वैज्ञानिक कारण, इसका प्रमुख वैज्ञानिक कारण शैलों की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक आकस्मिक विक्षोभ का होना है। ले चलो थैंक यू। अब ये आता है कि भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के कारण क्या हैं। जो प्रथम कारण है वह है विवर्तनक शक्ति या विवर्तनिकता। जैसे शैलों में हलचल, चट्टानों में हलचल होना या कंपन, इसका प्रमुख कारण विवर्तनिकता है। भूपटल पर या उसके नीचे स्थित रेडियो एक्टिव तत्वों का विखंडन एवं ऊर्जा पैदा होना, जिससे पटल विरूपण एवं ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, जिससे विलन और भ्रंश हो जाते हैं, या तो मोड़ हो जाते हैं या दरारें पड़ जाती हैं। सेकंड कारण है कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी भूकंप आते हैं, कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो भयंकर जो गैस और जो राख और वाष्प निकलते हैं उससे बहुत बड़े गति से निकलती हैं, तो उससे भी पृथ्वी में कंपन होता है, तो कई बार उससे भी भूकंप आ जाता है। जिस ज्वालामुखी पेटियों में अधिकांश भूकंप आते हैं, क्योंकि इसमें गैस वाष्प लावा का प्रचंड जो विस्फोट होता है वो भयंकर होता है, जिससे पृथ्वी कंपन करती है और शैलों में हलचल होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1669 में जो सिसिली के एटना ज्वालामुखी क्षेत्र में भयंकर भूकंप आया था, उसका मुख्य कारण था ज्वालामुखी, जिससे जो कैटेनिया नगर था वो ध्वस्त हो गया था। उसी प्रकार 1883 में इंडोनेशिया में क्राकोटावा द्वीप पर ज्वालामुखी उद्गार से भूकंप आया था, और इससे भूकंप के कारण 12,800 किलोमीटर दूर दक्षिणी अफ्रीका के तट पर जो हॉर्न अंतरिक्ष द्वीप है उस पर भी इसका प्रभाव देखा गया था। तो ये है कि जो इस भूकंप का जो कारण है उसमें जो सेकंड रीजन है या दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ज्वालामुखी क्रिया भी है, इससे भी भूकंप आता है। तीसरा जो कारण है समस्थिति समायोजन या भू संतुलन, कि पृथ्वी के धरातल पर असंतुलन पैदा होने से भी भूकंप होता है। जैसे अंतर्जात बलों से उत्पन्न एवं अवनमन से, बहिर्जात बलों से भूभागों को काट कर समतल करना, जैसे हिंदुकुश, कांगड़ा वगैरह चीन में उसके आसपास, इस प्रकार भूकंप आते हैं। तो कि पृथ्वी के धरातल पर में जो असंतुलन पैदा होता है उससे भी भूकंप आता है। जिस प्रकार हम किसी तराजू को लेंगे, अगर उसमें बराबर उसमें भार होता है तो तराजू के पलड़े बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें एक पलड़े का वज़न ज़्यादा हो जाए, एक कल हो जाए, तो तराजू का जो दोनों पलड़े उसमें अप और डाउन होता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर भी अगर असंतुलन पैदा हो जाता है तो उस संतुलन को संतुलन में लाने के लिए इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसे भूसंतुलन कहते हैं। चौथा कारण है कि भूपटल का संकुचन या भूपटल में सिकुड़न। जैसे पृथ्वी पूर्व में बहुत गर्म थी, जैसे धीरे धीरे ये ठंडी होती गई और ठंडे होने से इसमें सिकुड़न पैदा हुई, और सिकुड़न से इनकी सेलों में खिंचाव और विक्षोभ उत्पन्न हुआ। ये भी एक कारण है कि जिस प्रकार हम किसी गर्म चीज़ या कोई तरल पदार्थ होता है
तब तक तो उसमें ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, या तो उसमें दरारें पड़ेंगी या इसमें संकुचन होगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी के जो आंतरिक गर्भ में या जो बाहर शैलें हैं उसमें भी खिंचाव और विक्षोभ से इस प्रकार की जो हलचल होती हैं तो उससे भी भूकंप आता है। पांचवा जो रीजन है प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत, ये प्रोफेसर रीड ने 1906 में दिया था। प्रत्यास्थ पुनः चलन सिद्धांत कि जिस प्रकार जैसे हम एक रबड़ को लेते हैं कि रबड़ को जहाँ उस पोजीशन में है उससे अगर हम उसको खींचते हैं तो उसमें खींचने के बाद में उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक सीमा होती है, और उस सीमा के बाद में अगर उस पर बल और लगाते हैं तो वो टूट जाता है। टूटने के बाद में वो दोनों टुकड़े हैं वो एक दूसरे की तरफ, मतलब दोनों टुकड़े हैं अपने जगह पर आने के लिए बहुत तीव्र गति से दौड़ते हैं। तो उसी प्रकार ये सिद्धांत है उसी पर आधारित है। तो प्रोफेसर रीड ने दिया था यह सिद्धांत कि भूगर्भिक शैलों रबड़ की भांति लचीली होती हैं और इनमें तनाव होने पर वे एक सीमा तक खिंचती है तथा अधिक तनाव होने पर वह टूट जाती है और टूटे भूखंड पुनः खींचकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार बताया कि रबड़ को एक सीमा के बाद में और उस पर बल लगाते हैं, जब टूट जाता है तो वो टूटकर वापस अपने स्थान की ओर दौड़ता है। तो इसी प्रकार ये इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं ये हमारे शैलों में होती हैं। इस प्रकार के जो भूकंप है जैसे बिहार में 1944 में आया, असम में 1950 में और यूपी में 1956 में, जिसका रीजन यही था। उसके बाद में होता है प्लेटनिक विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कि जो पृथ्वी के जो आंतरिक या पृथ्वी के धरातल के नीचे जो प्लेट्स हैं उसमें एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में खिसकना या एक दूसरे के मतलब आमने सामने टकराने से भी भूकंप आता है। स्थल खंड दृढ़ एवं कठोर भूप्लेटों से निर्मित है। इन प्लेटों में जैसे 3 प्रकार की प्लेटें बताई हैं। रचनात्मक प्लेट, ये विपरीत दिशा में खिंचाव करती है हम लोग। विनाशात्मक प्लेट, इसमें आमने सामने प्लेटों में टक्कर होती है, वो आमने सामने जब खिसकती हैं तो उनमें टकराव होने से भूकंप आता है। और दूसरा है संरक्षक, जिसमें कि जो चट्टानें हैं वो अगल बगल या अप और डाउन ऊपर नीचे वो खिसक जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है और यही रीजन है जो भूकंप के लिए बहुत बड़ा कारण है, जिससे दरार या भ्रंश पड़ जाती हैं। जैसे 1872 में कैलिफोर्निया में जो भूकंप आया था वो वहाँ ओवन घाटी में उससे विशाल दरार पड़ गई थी। और 1923 में जापान के जो सगामी खाड़ी